हमारी शादी की 5वीं सालगिरह की रात सुबह के 3 बजे मैं अपनी तेज बुखार में तपती हुई बेटी शियाटोन को गोद में लिए फैमिली डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, सर क्या आपको यकीन है कि शियाटोन आपकी रियल बेटी है? आपका और जानन का ब्लड ग्रुप बी है। इस बच्ची का ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया टूट जाती है। जिस बच्ची को मैंने 5 साल तक अपनी जान से बढ़कर पाला, वह मेरी पत्नी और उसके सेवियर की बेटी निकलती है। उस रात मैं शियाटोन को सीने से लगाए बैठा रहता हूँ। तभी डॉक्टर संग जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर अंदर आता है, जिस पर वह कहता है, सर शांत रहिए, पहले मुझे इसे चेक करने दीजिए। इसके बाद वह शियाटोन को अपनी गोद में लेकर बड़ी स्किल के साथ उसकी जांच करता है। वह उसका चेस्ट चेक करता है और तुरंत ब्लड सैंपल लेता है। यह एक इमरजेंसी टेस्ट होता है। उस 1 घंटे के इंतजार के दौरान मैं बच्चों वाले बेड के पास बैठा रहता हूँ और अपनी बेटी का तपता हुआ हाथ कसकर पकड़े रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह केओस में डूबा रहता है। पापा बेहोशी में शियाटोन बुदबुदाती है, जिस पर मैं उसका माथा अपने माथे से लगाकर कहता हूँ, मैं यही हूँ, स्ट्रांग रहो शियाटोन, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर संग के कदम बाहर रुकते हैं। मैं सिर उठाकर देखता हूँ और उसके हाथ में रिपोर्ट दिखाई देती है। उसका चेहरा बेहद गंभीर नजर आता है। डॉक्टर संग, मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर वह अंदर आता है और मेरी तरफ देखे बिना रिपोर्ट आगे बढ़ा देता है। उसकी आवाज बेहद सावधान और ठंडी हो जाती है। सर, क्या आपको पूरा यकीन है कि शियाटोन आपकी बेटी है? मैं 2 सेकंड तक बिल्कुल जड़ हो जाता हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने गलत सुना है। क्या कहा आपने? जिस पर डॉक्टर सांग रिपोर्ट की तरफ इशारा करता है। आप और जनरन दोनों का ब्लड ग्रुप बी है। थ्योरी के हिसाब से आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सिर्फ बी या ओ हो सकता है, लेकिन शियाटोन का ब्लड ग्रुप ए है। वह एक पल रुकता है और फिर और भी धीमी आवाज में कहता है, बायोलॉजिकली यह इम्पॉसिबल है। कमरे की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। हर आवाज मेरे सिर पर हथौड़े की तरह पड़ती है। मैं रिपोर्ट को घूरता रहता हूँ। अगर शियाटोन मेरी बेटी नहीं है, तो फिर वह किसकी बेटी है? जरूर कोई गलती हुई है। मेरी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। टेस्ट दोबारा कीजिए, लेकिन डॉक्टर शांत रहता है। मैं कई बार चेक कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको डीएनए टेस्ट करवाने ले जा सकता हूँ। सुबह 4 बजे मैं सोती हुई शियाटोन को लेकर सीधे टेस्ट सेंटर पहुंच जाता हूँ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 6 घंटे लगते हैं। उन 6 घंटों में मैं कॉरिडोर में बैठा रहता हूँ, जैसे मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। इसी दौरान जनरान का फोन आता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मीठी लगती है। त्यानयू, हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे एक वर्क मीटिंग आ गई है, मैं देर से लौटूंगी। शियाटोन को मेरी तरफ से गुड नाइट बोल देना। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, ठीक है। फोन कटने के बाद मेरी नजर लॉक स्क्रीन पर चली जाती है। वहाँ हमारी फैमिली फोटो लगी होती है। बीच पर खींची गई उस तस्वीर में जन्नन सफेद ड्रेस पहनकर मेरे कंधे पर झुकी रहती है। शियाटोन मेरी गोद में होती है। हम तीनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई परफेक्ट फैमिली पिक्चर हो। दोपहर 2 बजे रिजल्ट आ जाता है। नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, सिर्फ 7 शब्द, लेकिन यही 7 शब्द मेरे दिल को चीर कर रख देते हैं। मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेता हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सेंटर का एम्प्लॉय कुछ कहता रहता है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे कानों में सिर्फ एक भयानक गूंज बची रहती है। अचानक डिलीवरी रूम में सुनी गई पहली रोने की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। तो वह बच्ची कभी मेरी थी ही नहीं। फिर मेरा असली बच्चा कहाँ है? वह बच्चा जिसे जनरन ने मेरी जान बचाने के बदले मुझे देने का वादा किया था, अब वह कहाँ है? जनरन, उसे सब पता था। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैं दोबारा कॉल करता हूँ, फिर भी सन्नाटा। इसके बाद मैं ड्राइवर को शियाटोन को घर छोड़ने का आदेश देता हूँ। वह अब भी बुखार में होती है। उसका छोटा सा चेहरा कार विंडो से लगा रहता है। वह बेखबर सोती रहती है, लेकिन जब मैं उसकी आंखों को देखता हूँ, जो बिल्कुल जानरन जैसी हैं, मेरा दिल बार बार टूटता रहता है। 5 साल का दर्द, 5 साल का प्यार। जिस बच्ची को मैंने अपने हाथों से ट्रेजर की तरह पाला, वह किसी दूसरे आदमी की बेटी निकलती है, जिसे मेरी पत्नी ने जन्म दिया। कितना बड़ा मजाक था यह। इसके बाद कार सीधे उस क्लब की तरफ बढ़ती है जहां जनरन के होने की बात कही गई थी। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार मुझे कार साइड में रोकनी पड़ती है। मैं स्टीयरिंग पर झुककर भारी सांसें लेने लगता हूँ। बाहर बीजिंग की चमकती हुई रात दिखाई देती है। नियॉन लाइट्स किसी सितारों की नदी की तरह बहती नजर आती हैं। यही शहर हमारे प्यार का गवाह रहा था। यहीं जनरान ने बिना डरे मेरा पीछा किया था। यहीं उसने मेरे लिए अपना स्वभाव बदला था। यहीं हमारी शादी हुई थी और यहीं उसने रोते हुए कहा था, त्यानयू, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर पाई। लेकिन अब यही शहर उस प्यार को सड़ते हुए देखेगा। थोड़ी देर बाद मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है। यह जनरान का वीचैट मैसेज होता है। त्यानयू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के बाहर जाना पड़ रहा है। मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू, मेरा इंतजार करना। साथ में एक एयरपोर्ट वेटिंग एरिया की फोटो लगी होती है। ग्लास के बाहर एक एयरप्लेन की टेल दिखाई देती है। मैसेज 5 मिनट पहले भेजा गया होता है। मैं उसे घूरता रहता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी पूरी कार में गूंजने लगती है, गुस्से से भरी हुई, पागलपन वाली हंसी। रास्ते में आगे जाकर अचानक ट्रैफिक रुक जाता है। 2 ग्रुप्स सड़क के बीचों बीच लड़ रहे होते हैं। जमीन पर टूटे हुए बॉटल्स बिखरे रहते हैं। मैं चिढ़कर हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर भीड़ के बीच एक महिला पर टिक जाती है। उसका चैनल ड्रेस फटा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए रहते हैं और चेहरा चोटों से भरा होता है। वह दूसरी औरत के बाल पकड़कर उसे जोर जोर से खींच रही होती है और वह महिला कोई और नहीं, जनरन होती
होती है। पूरे बीजिंग में मशहूर फू फैमिली की एलिगेंट मिस फू, लेकिन इस वक्त वह किसी सड़क पर लड़ने वाली औरत जैसी नजर आती है। मैं कार से उतरकर भीड़ के किनारे खड़ा हो जाता हूँ। जनरान की कुछ फ्रेंड्स भागकर उसके पास आती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जनरान की आंखें लाल होती हैं और वह लगातार गालियां देती रहती है। जनरन, हान बोगेन ने सिर्फ क्लब की कॉरिडोर में उससे बात ही तो की थी, क्या तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करना जरूरी था? उसकी एक क्लोज फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है। दूसरी फ्रेंड भी कहती है, सही कह रही है। जब चैरिटी गाल में किसी ने तियानेयू को इंसल्ट किया था और बाद में पता चला था कि वह वोंग फैमिली की इलीगल डॉटर है, तब भी तुमने सिर्फ उससे माफी मंगवाई थी। तुम इतनी एंग्री तब भी नहीं हुई थी। वह जानन को ऊपर से नीचे तक देखती है, और अगर शाओतोन तुम्हें इस हालत में देख ले तो, और अगर तुम्हारा हस्बैंड पूछे तो? जिस पर जानरन ठंडी आवाज में उसे काट देती है। वह कुछ नहीं पूछेगा। उसकी आवाज में ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो मैंने कभी अपने लिए नहीं सुनी। शाओटन मेरी और बोगेन की बायोलॉजिकल डॉटर है। अगर उसे पता चले कि उसकी माँ उसके पिता के लिए घायल हुई है तो वह जरूर खुश होगी। यह सुनते ही आसपास की हवा जैसे जम जाती है। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह जाता हूँ। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल जाती है। मेरे कानों में शोर गूंजता रहता है, लेकिन जनरान की आवाज साफ सुनाई देती है। उस साल मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, इसीलिए शियाटन बोगेन की बेटी बनी। उसने कभी कोई स्टेटस नहीं मांगा और यहाँ तक कि बच्ची की पहचान भी छुपाई। वह कुछ पल रुकती है। मैं अब भी बोगेन की कर्जदार हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उसे और उसकी बेटी को कंपेसेट कर सकती हूँ। तो यही सच्चाई थी। जिस बेटी को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, वह मेरी पत्नी की बिट्रेयल का सबूत थी। 5 साल की हैप्पी मैरिज शुरू से ही एक झूठ थी। 7 साल पहले जब मैं बीमार पड़ा था और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, तब बोगन की तस्वीर मेरे दिमाग में उभरती है। तब वह मेरा सबोनर्डिनेट हुआ करता था। उसने अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाई थी और ईमानदारी से कहा था, सर मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मुझे ब्लड डोनेट करने दीजिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। बोगेन, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर वह मुस्कुराकर सिर हिलाता है। ऐसा मत कहिए, आपकी मदद कर पाना मेरे लिए ऑनर है। उसे थैंक यू कहने के लिए मैंने उसे बड़ी रकम दी थी, कंपनी में इंपॉर्टेंट पोजीशन दी थी और छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था। जनन भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह हमेशा कहती थी कि बोगेन बेहद कैपेबल और सेंसिबल है, लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि उसी समय से दोनों का अफेयर चल रहा था और मैं एक बेवकूफ की तरह उसे अपने घर बुलाता रहता था ताकि वह मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट करे और मैं उसकी बेटी को पालता रहूं। सालों तक यह एक परफेक्ट ड्रामा बना रहता है। तभी जनरन की फ्रेंड धीमी आवाज में पूछती है, और तुम्हारा हस्बैंड, अगर उसे कभी सच पता चल गया तो? जिस पर जनरन के होंठ हल्के से मुड़ते हैं। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी और ठंडी होती है। मैं उसे पहले की तरह प्यार करती रहूंगी। मैं उसे कभी शक नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और स्क्रीन पर कुछ टाइप करती है। कुछ सेकंड बाद मेरा फोन वाइब्रेट करता है। फिर वही मीठा मैसेज, त्यानायू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है। मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू। मेरा इंतजार करना। कुछ ही देर पहले वह हान बोगेन के लिए सड़क पर लड़ रही थी और अब मेरी स्क्रीन पर प्यार का नाटक कर रही थी। दोनों तस्वीरें मेरे सामने एक साथ उभरती हैं। मैं सिर झुकाकर चैट बॉक्स खोलता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी होती हैं। हर लेटर किसी पत्थर जितना भारी लगता है। आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। तुम आज के बाद जा सकती हो। ये मेरी आखिरी टेस्ट होती है। जनरन लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, त्यानायू, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लौटूंगी तो इसकी भरपाई कर दूंगी। भरपाई? तो उसकी सारी नरमी सिर्फ भरपाई थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि उसके दिल में कोई और था। वह भरपाई करती थी क्योंकि किसी और की बेटी मुझे पापा बुलाती थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि वह मेरे बगल में सोती थी, जबकि हर दिन मुझे धोखा देने की प्लानिंग करती रहती थी। मैं सिर उठाता हूँ और जनरन को अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जाते देखता हूँ। उसकी बैक सीधी रहती है। उसके कदम शांत रहते हैं। कुछ देर पहले वाली पागलपन भरी हालत का कोई निशान नहीं बचता। यही असली जनरन थी। हाई सोसाइटी की वाइल्ड एंड रोज, फू फैमिली की वह मिस जो बॉयफ्रेंड्स को कपड़ों की तरह बदलती रहती थी और कभी किसी के लिए नहीं रुकती थी। वह बस कुछ समय के लिए मेरे पास रुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक दूसरा समंदर छिपा हुआ था। एक ऐसा समंदर जो एम्बोजेन का था, और मैं तो बस वो कार्ड था जिसे उसने अपनी सहूलियत के लिए चुना था। जिस पर मैं लड़खड़ाते हुए मुड़ता हूँ और लगभग भागते हुए वापस अपनी कार तक पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं कार का दरवाजा आवाज़ बंद करता हूँ, मेरी आंखों से आखिरकार आंसू फूट पड़ते हैं। मैं अपनी गर्दन सीट पर टिका देता हूँ और आंसुओं को बहने देता हूँ। 5 साल की शादी, 1800 से भी ज्यादा दिन और रातें, हमारे सारे मीठे पल अब जहरीली सुइयों की तरह बन चुके थे जो लगातार मेरे दिल में चुभ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक रोता रहा। फिर एक पुलिस ऑफिसर कार के शीशे पर दस्तक देता है, जिस पर वह इशारा करके बताता है कि यहाँ पार्किंग करना अलाउड नहीं है। ये सुनकर मैं अपने आंसू पोंछता हूँ और वापस सिटी सेंटर की तरफ ड्राइव करने लगता हूँ। रास्ते में मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी। उसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। ग्रुप की फॉरेन ब्रांच को बता दो मैं वहाँ काम करने जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कॉल काटकर मैं अपनी माँ को मैसेज भेजता हूँ, मॉम, आज रात मैं आपसे मिलने आऊंगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
जिस पर मैसेज भेजने के बाद मैं जान रान और उस बेटी के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ जिसे मैंने पूरे दिल से पाला था। अब मैं उसे नहीं चाहता था, और जान रान उस झूठी औरत को भी नहीं। अगर हम्बोगेन उसके दिल का व्हाइट मून था और ऑटोन उनके प्यार की निशानी था, तो मैं उन्हें खुश रहने देता। मैं खुद इस बेवकूफी भरे लव ट्रायंगल से बाहर निकल जाता। अब मैं उस झूठ